नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीटीएन न्यूज में। एक बार मैं फिर हाजिर हूँ बड़ी खबरों के साथ। भागलपुर के ऐतिहासिक कुप्पा घाट में आज 10 फरवरी को अखिल भारतीय सत्संग महासभा महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर द्वारा भव्य लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सौंदर्यीकृत सदगुरु निवास का लोकार्पण किया गया। संघ संचालक मोहन भागवत राजधानी एक्सप्रेस से नवगछिया स्टेशन पहुंचे। नवगछिया स्टेशन पहुंचते ही हैं लोगों ने उनका फूल माला व पुष्प गुच्छ देकर भव्य स्वागत किया। इसके बाद वह नवगछिया से विक्रमशिला पुल होते हुए भागलपुर के कुप्पा घाट पहुंचे। आपको बता दें कि लोकार्पण कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता के रूप में आचार्य महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज, मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालक मोहन भागवत व विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री महावीर स्थान न्यास समिति पटना के आचार्य किशोर कुणाल ने संयुक्त रूप से फीता काटकर व नारियल फोड़ कर किया। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान तमाम लोग मौजूद रहे। श्रद्धालुओं के लिए कुप्पा घाट के मुख्य द्वार को पूर्ण रूपेण बंद कर दिया गया था। वहीं स्थानीय पुलिस बल अधिकारियों की प्रयुक्ति कर दी गई थी। भागलपुर समाधान यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल भागलपुर पहुंचेंगे। यहां यात्रा के दौरान नए बने वृद्धाश्रम सिपेट प्रशासनिक भवन का उद्घाटन करेंगे। वहीं जीविका दीदियों के द्वारा लगाए गए स्टॉल और समीक्षा भवन में अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी, जिसको लेकर जिला प्रशासन की ओर से जहां तैयारियां की जा रही हैं, वहीं मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर मंजूषा कलाकार भी दिन रात कर मुख्यमंत्री को भेंट दी जाने वाली पेंटिंग तैयार करने में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री को दी जाने वाली पेंटिंग में भागलपुर की धरोहरों को दर्शाया गया है। वहीं दूसरी पेंटिंग में मंजूषा की कलाकृति मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी, जिसको लेकर लगातार कलाकार पेंटिंग बनाने लगे। 2 से 3 दिनों से बना रहे हैं, जो कि मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो उनके लिए हम लोग बना रहे हैं कि उनके स्वागत में कोई कमी ना रहे, उनको भेंट करें। यहाँ की धरोहर मंजूषा पेंटिंग क्या क्या बनाया जा रहा है? पहले तो यहाँ पे मूल मंजूषा पेंटिंग बनाया जा रहा है और एक पेंटिंग बहुत बड़ा सा बनाया जा रहा है, जो कि नॉर्मल जो पेंटिंग हम लोग बनाते हैं उससे एक बड़ा पेंटिंग बनाया जा रहा है, जिसमें कि हम लोग भागलपुर का मैप बनाए हैं और उसमें भागलपुर की जो धरोहर है उसको हम लोग दर्शा रहे हैं, जैसे घंटा घर, मंजूषा पेंटिंग, सिल्क, इन सब को हम लोग दर्शा रहे हैं। डॉल्फिन भी है। हाँ, डॉल्फिन भी है, विक्रमशिला है और भगवान बुद्ध की प्रतिमा भी है, जो कि पहले सुल्तानगंज में थी बट शायद अब नहीं है वहाँ। कब तक ये तैयारी हो जाएगी पूरी? ये कल तक हो जाएगी। तो दिन रात एक किए हुए हैं अभी। हाँ। अपराधी अखिल पांडे व मां रेणु पांडे पिता अनंत बिहारी पांडे ने बर्रा पुलिस का संरक्षण प्राप्त होने के कारण रचा जालसाजी का मास्टरमाइंड खेल क्षेत्र के लोगों से सादे कागज पर साइन कराकर उन्हें और पुलिस को किया गुमराह। जब बाद में क्षेत्रीय लोगों को पता चला कि उन्हें किसी फर्जी व झूठे मुकदमे में गवाह बनाया गया है, तो क्षेत्रीय लोगों ने इस बात का विरोध जताया व मीडिया को अपनी बाइट देकर अपराधियों के खिलाफ 420 की करने की बात कही। आपको बता दें कि अपराधियों को नहीं है पुलिस का कोई भी खौफ। वहीं अपराधियों का यह भी कहना है कि बर्रा थाना के एसओ मानवेंद्र सिंह को हम लोग मोटी रकम देते हैं, इसलिए हमारे ऊपर मुकदमा नहीं लिखा जाएगा। वो बर्रा इंस्पेक्टर मानवेंद्र सिंह का संरक्षण प्राप्त हमें। इस तरह की तमाम बातें अपराधियों द्वारा कही जा रही हैं। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर किस तरह की कार्रवाई सामने आती है। मेरा नाम नेहा गुप्ता है और वो जो सिग्नेचर हैं वो मैंने धोखे से बाय मिस्टेक कर दिए हैं। वो असल में कि वो मेरे घर के सामने अखिल की मम्मी रहती हैं, वो मेरे घर आई हुई थी। वो मम्मी से मेरी बोल रही थी सिग्नेचर करने के लिए। मम्मी मेरी कुछ काम कर रही थी तो बाय मिस्टेक मैंने उसमें सिग्नेचर कर दिया है। और जब वो मेरे सामने वो सिग्नेचर करवाने आई थी तो वो पन्ना सादा था, तो मोहल्ले के नाते मैंने उसमें कर दिया है। बाकी उस मैटर से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है और ना ही मैं जानती हूँ जो भी उसमें हादसा है वो मेरे सामने ना हुआ है और ना ही मुझे कोई मतलब है। मैं बिल्कुल, मुझसे कोई भी मतलब नहीं है उस मैटर से। मैं गुड्डी अवस्थी हूँ। मुझे पता नहीं था कि ये एप्लीकेशन है। अखिल की मम्मी आई थी, कोरा कागज रहा है,
उसमें साइन करवा लिया। और मैंने लड़ाई नहीं देखी, मैं यहाँ पर थी नहीं, आई तो हमसे साइन करवा लिया। पुलिस अधीक्षक राजकरण नैयर के निर्देशन में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना फेफना पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत कर गिरफ्तार व कब्जे से चोरी हुआ सामान बरामद किया गया। आपको बता दें कि मध्यरात्रि में शिवाजी शिवाला खोरी पाकड़ मंदिर से अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चोरी किए जाने की सूचना प्राप्त होते ही थाना स्थानीय द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण करते हुए प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत घटना के अनावरण चोरी हुए सामान की बरामदगी हेतु तत्परता पूर्वक सार्थक प्रयास करते हुए आपको बता दें कि कड़ी सफलता पुलिस को प्राप्त हुई है। वहीं गिरफ्तार व्यक्ति के विरुद्ध थाना स्तर पर नियमानुसार विधिक कार्रवाई करते हुए उन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष भेजा जा रहा है। आपने क्या बताइए? देखिए, जनपद बलिया में वर्ष 2022 में जितनी भी चोरी की घटनाएं हुई थी उन सब के लिए हमने एक विशेष अभियान चला करके जनवरी महीने में विशेष सभी थानों में टीमों का गठन किया गया था, जिनको टास्किंग दी गई थी कि पिछले वर्ष की जितनी भी चोरी की ऐसी घटनाएं हैं जिनका अभी तक अनावरण नहीं हो पाया, उन पर एक विशेष टीम लगाई जाए जिनका कार्य केवल उन्हीं घटनाओं पर काम करने का होगा। इस क्रम में विभिन्न थाना क्षेत्रों में हमारी विभिन्न टीम्स एक्टिव थी। आप लोगों को बताने में खुशी है मुझे कि हमने सिर्फ जनवरी के महीने में 21 चोरों को गिरफ्तार किया है। लगभग 23 हमने चोरी की बाइकें बरामद की हैं जो वर्ष 2022 की घटनाओं से जुड़ी हैं, और अन्य कई घरों में जो चोरी हुई थी उससे जुड़ा सामान बरामद किया है। इसी क्रम में जो टीम्स हमारी काम कर रही थी, इसी क्रम में जो फेफना थाने की हमारी टीम थी उसको कामयाबी हासिल हुई है। गत वर्ष 19-20 नवंबर की मध्य रात्रि में शिवजी शिवाला मंदिर खोरी पाकड़ से अज्ञात चोर के द्वारा कुछ मूर्तियाँ, आसन, जो मूर्ति होते हैं उनके मुकुट, कुछ कपड़ा वगैरह चोरी किया गया था। इसके क्रम में थाना फेफना पे 295/2022 मुकदमा पंजीकृत किया गया था सुसंगत धाराओं में, और अपराधियों को पकड़ने के लिए लगातार हमारी जो खोज चल रही थी उसमें थाना फेफना पुलिस को कामयाबी हासिल हुई है और इस मामले का अभियुक्त करण वर्मा पकड़ा गया है। और उसकी निशानदेही पर चोरी की गई विभिन्न जो भी मूर्तियाँ थी और विभिन्न अन्य मंदिर से जो भी चोरी किया गया सामान था वह सभी सामान बरामद कर लिया गया है। जैसा कि आपके सामने है, इसमें अब तक कुल 8 मूर्तियां बरामद की जा चुकी हैं, 5 आसन बरामद किए जा चुके हैं, 3 मुकुट बरामद किए जा चुके हैं, और जो मंदिर से अन्य सामान चोर के द्वारा चोरी किया गया था वह सब पकड़ा जा चुका है। यह घटना हमारे लिए चैलेंज थी क्योंकि रात्रि के समय जब घटना हुई थी उस समय मंदिर के पुजारी जी मंदिर में ही थे, लेकिन उन्होंने किसी को देखा नहीं था और इसके अलावा भी कोई और व्यक्ति नहीं था जो कि इसके बारे में हमको बता पाए। सीसीटीवी फुटेज से केवल हमको एक व्यक्ति की पीठ दिख रही थी जो कि सामान को लेकर के जा रहा था, लेकिन उसके चेहरे के बारे में कोई जानकारी नहीं हो रही थी। तो साक्ष्य संकलन कर विभिन्न सूत्रों से, विभिन्न मुखबिरों से जानकारी प्राप्त करने के बाद ये टीम को जो सफलता हासिल हुई है और लगभग सभी सामान जो है इन्होंने बरामद कर लिया है। जो चोर है वो कोई भी सामान, क्योंकि पुलिस लगातार एक्टिव थी, क्षेत्र में जितने भी हमारे लोग थे वो एक्टिव थे, ऐसे लोगों को खोजा जा रहा था जो कि कोई भी मंदिर से जुड़ा सामान बेचना चाह रहे हो। इस करके चोर को अब तक ऐसा मौका नहीं मिला था, और जैसे ही हमको लाभप्रद सूचना प्राप्त हुई हमने चोर को पकड़ के सामान रिकवर कर। सर, अक्सर देखा जाता है कि ये मूर्तियों वाले के जो चोर हैं इनके नेटवर्क काफ़ी दूसरे जनपदों। दिनांक 10/2/2023 को आयोजित यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2023 लखनऊ कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी व माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के उद्बोधन का सजीव प्रसारण एवं जनपद स्तरीय निवेश कुंभ कार्यक्रम का आयोजन आज कलेक्ट्रेट सभागार फतेहगढ़ में प्रातः 9 बजे यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2023 लखनऊ कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के उद्बोधन का सजीव प्रसारण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र अमृतपुर श्री सुशील शाक्य जी, विशिष्ट अतिथि माननीय विधायक समेत तमाम लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि सजीव प्रसारण कार्यक्रम समाप्त होने के उपरांत जनपद MSME विभाग के हस्ताक्षरित MOU का लोकार्पण भी किया गया। मैं आपको बताना चाहूँगा, फर्रुखाबाद में इस बार अभूतपूर्व इन्वेस्टमेंट की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए लोगों से जो MOU साइन हुआ है 3,962 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्राप्त हुआ है। इसमें कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? इसमें करीब जो आकलित किया गया है 18,362 लोगों को रोजगार मिलेगा। सर, फर्रुखाबाद जनपद में टोटल टारगेट कितना था गवर्नमेंट का, कितने करोड़ का इन्वेस्टमेंट का टारगेट? MSME का टारगेट हमें जो प्राप्त हुआ था 750 करोड़ का था, जिसमें हम कहीं आगे निकल गए हैं और अभी हमें प्राप्त हो ही रहा है। हमें 792 करोड़ का MOU साइन कर दिया है। सर, फर्रुखाबाद में ऐसी कौन सी कंपनी जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है?
फूड प्रोसेसिंग में ज़्यादा संभावना है, इसमें हम लोग अच्छा जो काम जिले को उपलब्धि हासिल हुई, आप सेटिस्फाई हैं उससे? करेंगे। निश्चित रूप से। आज का प्रोग्राम इन्वेस्टर समिट हुआ है और ये प्रदेश स्तर पर कार्यक्रम हुआ, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तथा विभिन्न बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ वगैरह के मालिक वगैरह वो लोग उपस्थित थे। फर्रुखाबाद में भी उसी के अनुरूप कार्यक्रम हुआ। यहाँ पर फर्रुखाबाद जिले के इन्वेस्टर्स आमंत्रित किए गए थे और सामूहिक रूप से सभी ने माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन सुना और उसके द्वारा क्या प्रदेश की स्थिति है और क्या देश की स्थिति है, उद्योगों के विकास के लिए क्या क्या हो रहा है और कितनी संभावनाएं हैं किस किस क्षेत्र में, ये सभी लोगों ने समझा। और फर्रुखाबाद में भी फर्रुखाबाद के उद्यमी हैं, उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार की योजनाओं के तहत जो लाभ मिलने वाला है, इनको जो सहयोग मिलने वाला है सरकारों की ओर से, उसके आधार पर इन लोगों ने भी अपने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं और अपना जो टारगेट है वो यहाँ पर अधिकारियों को दिया है। तो उसके अनुसार हम समझते हैं कि गत वर्षों में जो औद्योगिक प्रगति फर्रुखाबाद की हुई है, उससे ज़्यादा प्रगति इस बार हम लोगों को दिखाई दी। विधायक जी, फर्रुखाबाद जनपद में हैंडलूम टेक्सटाइल का बहुत बड़ा कारोबार था, धीरे धीरे कम हुआ, लेकिन इसको एक मौका दिया है सरकार ने, इसको कैसे आप लोग किस तरीके से फिर से स्टैंड अप करेंगे? नहीं, इसके लिए यहाँ पर जो प्लांट लगने की बात है, क्योंकि अभी तक जो सारा जो उसका प्रदूषण था गंगा में जा रहा था और इंडस्ट्रीज जो लगी थी वो किसी प्लान्ड वे में नहीं लगी थी। फर्रुखाबाद जिले के हर मोहल्ले में अलग अलग काम हो रहे थे। या तो कोई निश्चित एरिया में ये उद्योग विकसित होता तो एसटीपी प्लांट जो है एक सामूहिक रूप से लग जाता, लेकिन इसके कारण से समस्याएं आ रही हैं और सरकार प्रयास कर रही है कि एसटीपी प्लांट वो लग जाए, उसके बाद कोई सामूहिक एसटीपी प्लांट लग जाए जिससे वो समस्या का समाधान हो और वो उद्योग यहाँ पर विकसित हो। हम सब लोग उसके प्रयास में हैं। कि सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर रोडों की आती है, रोडों के लेके मतलब कोई आने जाने का साधन नहीं, इसकी वजह से भी जो इन्वेस्टर हैं वो इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे यहाँ पर। देखिए, रोडों के संबंध में 1 वर्ष बाद फर्रुखाबाद की स्थिति बदल जाएगी जब ये नेशनल हाईवे हमारा तैयार हो जाएगा। इस पर काम चालू है और ये नेशनल हाईवे चालू होने के बाद से 730C इस पर काम प्रारंभ हुआ है। केवल यही रोड एक खराब है, बाकी मुख्य सड़कें फर्रुखाबाद की ज़्यादातर ठीक हो चुकी हैं। सदर कोतवाली इलाके के टेढ़ी बाजार मोहल्ले के मल्ला हटोली में एक 21 वर्षीय युवती का उसके ही घर में चाकू से गोदा हुआ शव बरामद हुआ, जिसकी जानकारी पर पुलिस अधीक्षक सहित तमाम पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचकर घटना के संबंध में जानकारी ली और शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दें कि टेढ़ी बाजार मल्ला हटोली की रहने वाली सुमन उम्र 21 साल अपने घर के बाहरी कमरे में सोई हुई थी, दूसरे कमरे में उसका पिता सोया हुआ था। बता दें कि उन्हें इस घटना की जानकारी रात 1:30 बजे हुई, तब जब उनकी पत्नी लगने में से काम कर वापस आई तब उन्होंने अपनी बेटी को देखा जिसे चाकू से गोदा गया था। इसके बाद सुबह 112 के माध्यम से पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस ने भी इस मामले में कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया कि इस तरह का मामला उन लोगों को 112 के माध्यम से जानकारी हुई है और इस मामले में 4 टीम बनाकर मामले की जाँच की जा रही है। वहीं पुलिस ने खुलासे की बात भी कही है मामले को लेकर। पूरी घटना बात 12 बजे के बाद कही है, चाकू यहाँ से यहाँ तक। ये कौन लगती है आपकी? हाँ, हमारी लड़की। तो कैसे घटना कुछ पता चल पाया? नहीं, कुछ नहीं, एकदम नहीं पता लगा। आप लोग कहाँ थे? हम कहा इस कमरे में थे, लड़की घर कमरे में थे। क्या लगता है आपको, हत्या की गई है या क्या लग रहा है? हत्या है। अब जब यहाँ मारा गया चाकू है, जो कुछ भी हो तो हम क्या बताएं, वो हत्या ही समझिएगा। कब जानकारी हुई आपको? 1:30 बजे रात में। उसके बाद आप लोगों ने क्या पुलिस को जानकारी दिया? क्या किया? नहीं जानकारी। अब उनकी माँ आई, दरवाजा खोले, अब वो देखी तो रोने लगी। अब रोते रोते वो बेहोश हो जाती थी। हम लोग को हमारे पास मोबाइल नहीं था कि हम फोन करें। हाँ, फिर जब 4-5 बजा तो हम मोबाइल लेकर के एक लड़की को बुलाए और वो मोबाइल से फोन महसूस करने लगे तो अपने लड़कों को बुलाए। लड़का उठा तो अपने बहन को भेजा, तब उनकी गाड़ी से आई है। जब आप लोग देखे तो उनकी मौत हो चुकी थी? हो चुकी थी। मौत हो चुकी थी।
खबर बहराइच से आपको बता दें कि नानपारा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। लाखों की चरस के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। नानपारा इलाके के ककरी नहर के पास का मामला हम आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 2 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं लाखों की चरस के साथ। ये पूरा मामला जो है हम आपको नानपारा इलाके का बता रहे हैं। बहराइच से बड़ी खबर आ रही है। तालाब में डूबकर अधेड़ की हुई मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। पुलिस ने अधेड़ के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पकरपुर इलाके के पंडितपुरवा गांव का मामला हम आपको बता रहे हैं, जहां संदिग्ध अवस्था में तालाब में डूबकर अधेड़ की मौत हुई है। वहीं परिजन जो हैं इस मौत को लेकर हत्या की आशंका जता रहे हैं। वहीं पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मैनपुरी से खबर है, आपको बता दें कि पूरा मामला मैनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव ग्वालटोली का है, जहां पर एक परिवार आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा। पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार से गुहार लगाते हुए कहा कि मेरे ससुर द्वारा एक जमीन को बेचा गया था, जिस जमीन का भुगतान विक्रेता द्वारा 3,30,000 के चेक द्वारा किया गया था। उस चेक के बाउंस हो जाने के बाद मेरे पति द्वारा न्यायालय में मुकदमा कराया गया, जिसका निर्णय मेरे पक्ष में आने के बाद मेरे गांव के शैलेश कुमार और पिंकू कुमार जमीन को कब्जा करना चाहते हैं और शैलेश और पिंकू के द्वारा सताए जाने पर मेरे पति ने आत्महत्या की थी। दोनों आरोपियों के खिलाफ आत्महत्या करने को विवश करने के लिए मुकदमा दर्ज कर लिया है। दोनों आरोपी पीड़ित अर्चना को उसकी जमीन पर कब्जा नहीं होने देना चाहते हैं। अर्चना आज एसपी साहब से आप शिकायत कर रहे हैं, क्या मामला है, किस मामले को लेकर के आई? हमारे ससुर ने नीलम जी को बनामा करा था और उसमें हमारे पति ने मुकदमा डाल दिया था और उसमें वे तो खत्म हो चुके हैं। और हमारे गांव के जो लोग हैं, मुकदमा किस लिए करा था? बेनामी का पैसा नहीं मिला? नहीं, पैसा नहीं मिला था। उसका चेक 330 लाख का चेक आता। हाँ, चेक आता और उसका पैसा मिला नहीं। तो मेरे पति ने उसके मतलब कि हम डारो मुकदमा, तो इन लोगों ने हमारे पति से वो करी दाब दी, शैलेश कुमार और पिंकू कुमार ने। तो वो पति मेरे ख़त्म हो चुके, इनने दाब दी तो पति इसलिए ख़त्म हो चुके हैं कि मेरे बच्चे आज छोटे छोटे ने मका खवाए हैं। तो उसने फांसी लगाई ली मतलब। तो मैं मेरा मुकदमा ये तो जीत चुको है मतलब। आज तो आप मैं उसमें कब्जा करना चाहते, वे लोग मुझे करने नहीं दे रहे हैं। शैलेश कुमार और पिंकू कुमार, हाँ, मुझे निकाल रहे उसे मकान में थे। मुकदमा आपके हाथ में आ गया? हाँ, आ चुका है। मैनपुरी से खबर है, मैनपुरी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तहत जनपदीय तक मेले का किया गया आयोजन। पूर्व कैबिनेट मंत्री ने किया शुभारंभ। आपको बता दें कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तहत जनपद स्तर मेले का कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री भोगांव विधायक राम नरेश अग्निहोत्री ने किया। स्वयं सहायता समूह DPI छोटे छोटे उद्यमियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य मेले का आयोजन किया गया। आप इन तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरीके से पूर्व कैबिनेट मंत्री की ओर से मेले का शुभारंभ कर मेले में लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया गया। वहीं पूरे कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ बताया है, जरा आप भी सुनिए। स्वयं सहायता समूह ODOP ये सब मिल के प्रदेश में कैसे खुशहाली लाई जाए, जनपद में कैसे खुशहाली लाई जाए, इसका तेजी से प्रयास है। उत्तर प्रदेश के जनपद कासगंज में तेज रफ्तार ऑटो और I-10 कार के आमने सामने की भिड़ंत हुई। हादसे में 8 लोग गंभीर रूप से घायल, जिन्हें गंभीर हालत में नजदीकी अस्पताल बेहतर उपचार के लिए अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया है। हादसे की पूरी घटना अमापुर थाना क्षेत्र के बानुपुरा गांव की है, जहां सहाबर में सवारियां भरकर अमापुर की ओर से आ रहे टेम्पो की भिड़ंत गांव बानुपुरा के निकट अमापुर की तरफ से आ रही I-10 कार की आमने सामने से भिड़ंत हो गई है। आपको बता दें कि कासगंज जनपद में ऑटो चालक क्षमता से अधिक सवारियां भरकर फर्राटे भर रहे हैं। वहीं वजह है कि लगातार हादसों की घटनाओं में इजाफा हो रहा है। हादसों का ऑटो वाले जो क्षमता से ज़्यादा अधिक सवारियां भर रहे हैं, यही वजह है हादसों की। और पूर्व में भी पटियाली अलीगंज मार्ग पर भी ऑटो, टेम्पो और बुलेरो कार की भिड़ंत हो गई। इस घटना में भी 7 लोगों की मौके पर मौत हुई थी और इस पर RTO और यातायात विभाग लगाम लगाने में विफल साबित हो रहा है और लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं और ऑटो वाले क्षमता से अधिक सवारियां बैठा रहे हैं, जिसके कारण लगातार हादसों में इजाफा हो रहा है। नाम है आपका? आज जिला अस्पताल में हो आप, क्या मामला है पूरा? एक्सीडेंट हो गया। कहाँ पर हुआ था? बनुपुरा में। किस किस से?
वो ऑटो से उतरी हुई गाड़ी से। कितने लोग घायल हैं? 5-6 लोग होंगे करीब। क्या पुलिस को सूचना मिल गई है? नाम थाने में। कहाँ पर घटना स्थल कहाँ का है ये? बनुपुरा। बनुपुरा पर। कितने बजे की घटना है भैया? 1-1.5 घंटे पहले। क्या नाम है सर आपका? मैं डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा। इस समय मैं इमरजेंसी विभाग में जिला अस्पताल कासगंज में तैनात। सर जो महापुर में एक्सीडेंट हुआ है, कितने पेशेंट आए हुए हैं यहाँ? हाँ, अभी खबर मिली थी कि महापुर पर एक्सीडेंट हुआ, तो उसके तुरंत बाद पेशेंट आए, तो इसमें 8 पेशेंट आए हुए हैं, जिसमें 7 की हालत गंभीर है, जिनको कुछ चिकित्सीय संस्थान के लिए रेफर कर दिया गया है, एक का ट्रीटमेंट नहीं कर दिया गया है। क्या नाम है आपका? अजब सिंह। क्या घटना घटी है ये? घटना घटी है, हम तो महापुर से बाजार करके घर को आ रहे। फिर क्या हुआ था? फिर सामने से गाड़ी आ रही। कौन सी गाड़ी थी, कुछ जानकारी है? गाड़ी के बारे में जानकारी। फिर क्या हुआ? फिर तो एकदम आवाज़ वही धड़ाको, फिर हमें तो कोई मालूम नहीं क्या कारण। कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था ये? बनुपुरा में। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए TTN न्यूज़। नमस्कार।